तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट, चरक, निदान और विमान स्थान पे। तो चरक, निदान और विमान स्थान में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ते सम्यक उपयुज्यमानः शरीरा यापयन्ति, ये किसके लिए कहा गया है? तो युज्य उपयुज्यमानः शरीरा यानी कि जिनका उपयुक्त रूप से प्रयोग करने से शरीर का यापयन्ति, यापयन्ति मतलब शरीर का पोषण करते हैं, तो ये किसके लिए कहा गया है? रस के लिए, डोज के लिए, तो यापयन्ति यानी कि शरीर का पोषण करते हैं जिनका सम्यक प्रयोग किया जाए। तो दोष तो हो नहीं सकता क्योंकि दोष शरीर का यापन नहीं करता है, दूष भी नहीं है और मल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए, क्योंकि रसों का मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रसों का सम्यक प्रयोग करने से शरीर का पोषण करते हैं, यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो देखें कि विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? तो कल ही भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2 में किया गया है। नेक्स्ट, एक 20 वर्षीय व्यक्ति को सन्निपातज ज्वर था, परंतु कुछ समय पश्चात वात अधिक प्रकोप होकर कफ क्षीण हो जाता है। इस अवस्था में वात, उल्बण, पित्त सम कफहीन सन्निपातिक ज्वर कहते हैं। दोषों के इस परस्पर क्रिया को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है विकल्प न एव कल्पिता नाम, यानी विकल्प का मतलब भेद की बात किया गया है। तो यहाँ पर भेद तो बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई दोष दूसरे दोष को दबाकर अपना कार्य कर रहा है। नानात्मक मतलब कोई स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा, तो ये भी नहीं है, समवाय भी नहीं है। यहाँ पर जो परस्पर उपहता नाम, परस्पर मतलब एक दोष दूसरे को उपहत यानी कि दबा कर अपना काम करता है, तभी तो वात उल्बण, वात उल्बण मतलब वात बढ़ गई है, पित्त सम अवस्था में कफहीन, तो वात ने दूसरे दोषों को दबा दिया है, तो इसीलिए परस्पर उपहता नाम, ये ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किन द्रव्यों का लगातार अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए? तो पिप्पली का लगातार अत्यधिक दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। पिप्पली, क्षार और लवण, ये 3 द्रव्य हैं, पिप्पली, क्षार और लवण। इन 3 द्रव्यों का लगातार अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैदेव कहाँ के निवासी थे? तो कैदेव सौराष्ट्र के निवासी थे, तो ऑप्शन बी सही है। कैदेव सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में, तो वहां के निवासी थे। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सर्वतस्य ग्रह, सर्वतस्य ग्रह मतलब जहां पर चा लिखा होगा, एक देखना, एक होगा सर्वस्य ग्रह और एक होगा सर्वतस्य। जहां पर चा लगा होगा तो चा का मतलब होता है और, यानी कि अलग अलग, तो अलग अलग सभी चीजों को ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है, तो ऑप्शन टी है। और सर्वस्य ग्रह यानी कि सभी चीजों को एक साथ ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। जैसे भोजन आपको दिया जाए तो दाल अलग खा ले, रोटी अलग खा ले, तो उसको बोलते हैं परिग्रह, और सभी चीजों को मिलाकर आपस में खाएं तो उसे बोलते हैं सर्वग्रह। तो ऑप्शन सी सही होगा, सर्वतस्य ग्रह परिग्रह। नेक्स्ट सही मिलान करना है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन को चरक ने बताया है। द्वादश आसन विचार ये सुश्रुत का है। चतुर्विंशात्मक आहार विधि विधान ये काश्यप का है। और सप्ताह आहार कल्पना ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। तो जो ऑप्शन मिल जाए वही ठीक है। तो पहले का सी 2 में है, बी और सी में, फिर दूसरे वाले ऑप्शन में भी सेम है। तीसरे में देखें तो तीसरे का
बी, तो तीसरे का भी तीसरे वाले में ही सही है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, पथ्या नाम क्या है? तो हरित की पथ्या नाम सही है। आम्ल की वयस्थापना नाम बताया है चरक ने, आम्ल की वयस्थापना नाम। और इसके अलावा प्रशमन, प्रशमन भी पथ्या नाम, किसी भी दोष जो प्रकोपित है उनको समवस्था में लाना, प्रशमन भी पथ्या नाम होता है, तो ऑप्शन ए और सी सही है। नेक्स्ट, वृषवात हराणाम, तो ये कौन सा होता है? तो वृषवात हराणाम एरंडमूल, एरंडमूल वृषवात हराणाम। बला जो होता है संग्राहिक वृषवात हराणाम होता है। नेक्स्ट, भाव प्रकाश के अनुसार कंदों में श्रेष्ठ कंद कौन सा होता है? तो भाव प्रकाश ने कंदों में श्रेष्ठ कंद सूरण कंद को माना है, और भाव प्रकाश ने सूरण कंद को अर्श की श्रेष्ठ औषधि भी बताया है। जबकि कंदों में श्रेष्ठ अगर देखें तो चरक ने आद्रक के कंद को श्रेष्ठ बताया है और आलू कंद को निकृष्ट बताया है। और यहाँ वैसे भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग वैसे भी लगा सकते हैं कि बाकी सब फल है, द्राक्षा फल है, आम्लकी फल है, हरितकी फल है, केवल सूरण कंद ही जो है वो कंद है, बाकी सब फल है। नेक्स्ट, भोजन अधिक धीरे धीरे करने से क्या हानि होती है? तो भोजन बहुत धीरे धीरे करोगे पता लगेगा, एक तरफ आप भोजन कर रहे हैं, एक तरफ पचता जाए, कुछ लोग घंटों बैठ के भोजन करते रहते हैं, तो विषम चा पच्यते, यानी कि उसका पाचन सम रूप में नहीं होगा, विषम चा पच्यते। उन्मार्गामी भोजन तब होगा जब आप बहुत तेजी से भोजन कर रहे हो, तो वो ट्रैकिया में जा सकता है, जिसको उन्मार्गामी, कई बार बच्चों के साथ होता है, तेजी से वो खा रहे होते हैं या खाते समय जो बोलते हैं तो उनके ट्रैकिया में चला खांसी वगैरह आने लगती है। दोष प्रकोप कब होता है? जब अति मात्रा या हीन मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो दोष प्रकोप होता है। और आयु ह्रास कब होता है? जब हीन मात्रा में भोजन करते हैं। नेक्स्ट, ओक सात्म किसका लक्षण है? तो ओक सात्म उपयोग संस्था, तो उपयोग संस्था कहते हैं खाने के नियमों को। तो खाने के नियम ओक सात्म का मतलब जब किसी भी चीज को लगातार अपथ्य है लेकिन फिर भी, जैसे एल्कोहल, कई व्यक्ति होते लगातार सेवन करते रहते हैं तो उसको अपने लिए पथ्य बना लेते हैं। तो उपयोग संस्था तो खाने के नियम है, ये नहीं हो सकता। राशि का मतलब होता है मात्रा, तो ओक सात्म मात्रा नहीं होती है। करण, करण का मतलब होता है संस्कार, करण का मतलब संस्कार, यानी कि चावल, जैसे कच्चा चावल है, कच्चे चावल को खाओगे तो भारी होता है, लेकिन उसी कच्चे चावल को अगर हम उबाल कर उसको भात बना के खाएं तो वो हल्का हो जाता है। तो यही संस्कार है, गुणों में परिवर्तन कर देना। और उपयोगिता, ये होता है किसी भी व्यक्ति जो भोजन करता है उसको उपयोगिता कहते हैं। तो फिर यही ऑप्शन ठीक है कि ओक साथ में उपयोगिता का लक्षण है, जब कोई व्यक्ति लगातार अपथ्य चीजों का सेवन करके उसको अपने लिए सात्व बना लेता है तो वही ओक सात्व उपयोगिता का लक्षण है। नेक्स्ट, मात्रा पूर्वक किए गए आहार का लक्षण क्या है? तो हृदय से स्थान अवरोध, तो जब कोई व्यक्ति मात्रा पूर्वक आहार करता है तो उसके हृदय स्थान में अनावरोध, अनावरोध मतलब ऐसा नहीं पता लगे खूब इतना खा लिया कि मुंह तक आ गया, तो दिल आपके कहाँ है? फंडस पार्ट जो स्टमक का होता है उसके जस्ट बगल में है। आप ज्यादा खाओगे तो पता चलेगा हार्ट जो आपका धड़क रहा है उस पर प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम होती है या जिनको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की कंडीशन है, तो ऐसे लोगों को खाना हमेशा आधा ही पेट खाना चाहिए, नहीं प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंजाइना का पेन, तो फिर दबाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है
हृदय से अना अवरोध, यानी कि हृदय में अवरोध उत्पन्न न हो, इतना भोजन करें। ठीक है, ऑप्शन ये। दूसरा है बल वर्ण उपचय, शरीर में मात्रा पूर्वक आहार जब किया जाएगा तो बल वर्ण का उपचय होगा, ऑप्शन ये भी ठीक है। शुद्ध पिपासा उपरम, भूख और प्यास का उपरम का मतलब शांत हो जाना, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखें, माधव के अनुसार विसूचिका का उपद्रव नहीं है, तो माधव के अनुसार निद्रानाश ये विसूचिका का उपद्रव है। विसूचिका मतलब किसी को बार बार मल त्याग करने जाना हो, अब पता चले किसी को बार बार मल त्याग करने जाना हो तो उसको उस समय नींद थोड़े आएगी, वो पोटी जाएगा कि सोएगा, तो निद्रानाश ये उपद्रव सही है, होता है। श्वास, ये भी श्वास उपद्रव जो होता है, अब उसको पेट साफ हो रहा है, बार बार मल त्याग है, तो उसकी सांस नहीं फूलेगी, सांस तो वो जल्दी जल्दी ठीक ठाक तरीके से ले लेगा। आरती, आरती मतलब बेचैनी होगी उसे। और विसंगीता, अगर उसका ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल गया तो अनकॉन्शियस हो सकता है विसंगीता। तो विसंगीता, आरती, निद्रानाश ये तो लक्षण होते हैं विसूचिका के उपद्रव में, श्वास नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, छर्दी अतिसार वर्ज ये किस व्याधि का लक्षण है? तो अल्सक और विसूचिका में बेसिक लक्षण यही था कि अल्सक में छर्दी यानी कि उल्टी और अतिसार नहीं होता है, जबकि विसूचिका में छर्दी और अतिसार दोषों का ऊर्ध्व मार्ग से और अधा मार्ग से बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। इस वर्ज का मतलब नहीं होगा, तो अल्सक में नहीं होगा। नेक्स्ट, विसूचिका की चिकित्सा का सही क्रम क्या है? तो विसूचिका में सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, लंघन कराते हैं, उसके बाद विरेचन कराते हैं, फिर संसर्जन कर्म करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, भेल ने जनपदोध्वंस को किस शब्द से परिभाषित किया है? तो चरक ने जनपदोध्वंस कहा है, सुश्रुत ने मरक कहा है, सुश्रुत ने मरक कहा है, और जनमार शब्द भेल ने प्रयोग किया है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, जनपदोध्वंस का प्रधान कारण, पैंडेमिक जो हो जाते हैं, एंडेमिक पैंडेमिक डिसीजेस, इनका मुख्य कारण जो होता है वो काल होता है। 4 कारण बताए गए हैं, वायु, जल, देश और काल, और इसी क्रम में उत्तरोत्तर प्रधान होते हैं, तो काल प्रधान रूप से यहाँ पर दुष्ट होता है। नेक्स्ट, वातादि दोष विकृति का मूल कारण क्या है? तो वातादि दोष विकृति का मूल कारण अधर्म भी है और प्रज्ञापराध भी है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सूर्य संताप मारुताभ्याम, नेक्स्ट देखें, वातादि दोष विकृति का मूल कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सूर्य संताप मारुताभ्याम पांशु यु किरण यु की उपमा किस प्रकार के अवतर्पण से दी गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये समझें, जैसे एक तालाब है, उस तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब में जब पानी भरा रहता है तो सूरज की किरणें और वायु हवा चलती रहती है, तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन की क्रिया के कारण से उस तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता रहता है। लेकिन तालाब का जो पानी सूख रहा है उसकी एक स्पीड होगी, लेकिन अब आप क्या करो कि एक ट्रक लाके उसमें बालू डाल दो या धूल डाल दो, तो वो पानी सूखने की जो गति हो बढ़ जाएगी। अब यहां समझो उस चीज को क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्य संताप यानी सूरज की गर्मी से, मारुताभ्याम हवा के कारण से, पांशु भस्म पांशु भस्म मतलब धूल अगर हम तालाब में डाल दें, तो ये कह रहा है कि किस प्रकार के, अब आओ, अवतर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। तो यहाँ पर दोष अवसेचन तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोष अवसेचन तब होगा जब ये तालाब जो बना हुआ है
इसके जो नाली एक बना दो, इसके किनारे काट दो, किनारे काटने से पूरा पानी बह जाए, तो वो दोष अवसेचन से उसकी कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन दोष अवसेचन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरा आओ लंघन। लंघन का कंपैरिजन तब होता जब, जैसे लंघन का मतलब क्या है, उपवास रखें, कोई औषधि प्रयोग वहां न करें, तब लंघन का हम वहां पर तुलना कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, धूल डाल दी गई है। धूल डालने का मतलब वहां पर कोई पाचन औषधि प्रयोग कराई गई। जैसे आप शरीर में लंघन करें, तो लंघन करने से आपके शरीर में अग्नि बढ़ेगी और वात बढ़ेगी, तो अग्नि और वात बढ़कर जो आम बना है उसको सुखा डालेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, कोई पाचन औषधि भी सेवन कर लें तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये जो उपमा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लंघन और पाचन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखें कि वातज उन्माद में भय दर्शन ये किस प्रकार की चिकित्सा है। तो एक तो उन्माद कैसा है, वातज। पहले देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सही करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है उन्माद। तो उन्माद क्या है, उन्माद एक व्याधि का नाम है। और दूसरा लिखा है वातज। तो वातज दोष यहाँ पर क्या हो गया, वात। तो वात दोष, और आप उसको क्या कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। भय से क्या होगा, वायु और बढ़ेगी। अब इसको कैसे समझोगे कि एक तो वात वहां पर बढ़ा हुआ था, वातज उन्माद था, दूसरा आपने उसको भय दिखाया, भय से वायु और बढ़ गई। तो आप वहां पर सेम वही काम कर रहे हैं जो आपके शरीर में पहले से प्रकोपित है। तो ऐसे टर्म में हमने क्या बताया था, अर्थ लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अर्थ लिखा विपर्यार्थकारी। अब विपरीत वाले शब्दों को छोड़ दें, जैसे दो वाले ऑप्शन में विपरीत लिखा है, हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत, इनको छोड़ दें, बाकी बचा बी और सी, बी और डी। एक में लिखा हेतु विपर्यार्थकारी और दूसरे में लिखा व्याधि विपर्यार्थकारी। तो चूंकि यहाँ वात दोष में भय दर्शन करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर दोष हेतु जो है वो वायु है और भय दर्शन, तो यहाँ पर हेतु विपर्यार्थकारी चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही। व्याधि के विपरीत हम अगर भय के स्थान पर उन्माद को शांत करने वाला कोई औषधि देते तो वहां पर व्याधि विपरीत हो जाती, लेकिन भय से बात बढ़ती, इसलिए हेतु विपर्यार्थकारी चिकित्सा होगी। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, संप्राप्ति का पर्याय नहीं है। तो व्याधि जनन व्यापार, जाति अगाति और आपत्ति ये तीनों संप्राप्ति के पर्याय हैं। व्याधि जनन व्यापार ये संप्राप्ति की डिफिनीशन है। इस बार इंटरव्यू में कई लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया, संप्राप्ति की डिफिनीशन बताइए। व्याधि जनन व्यापार का मतलब होता है, व्याधि जनन का मतलब उत्पन्न होना, व्यापार का मतलब होता है पैथोजेनेसिस। तो किसी भी व्याधि की जो पैथोजेनेसिस, यानी कि आपको मच्छर ने काटा, आपके शरीर के अंदर उसने मलेरिया के पैरासाइट अंदर डाले, वो मलेरिया का पैरासाइट लीवर में जाके अपनी कॉलोनी बनाएगा, उसके बाद में फिर आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा। जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी, जब आरबीसी रप्चर होगी तो वहां पर जो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उसके कारण से उस व्यक्ति को फीवर होगा। तो मच्छर काटने से लेकर पहला जो सिम्टम फीवर है, यहाँ तक की जो कहानी अंदर चल रही थी, आपको नहीं पता थी ना, आप देख पा रहे थे अंदर क्या हो रहा है। तो यही इंक्यूबेशन पीरियड या यही जो व्याधि को उत्पन्न करने की कहानी है, इसे ही बोलते हैं व्याधि जनन व्यापार और इसे ही बोलते हैं संप्राप्ति। नेक्स्ट, दोषों की अंशान कल्पना करना किस प्रकार की संप्राप्ति है। तो चरक ने ही केवल ये संप्राप्ति बताई है, विधि संप्राप्ति। बाकी आचार्यों ने संप्राप्ति 5 प्रकार के बताई है, विधि संप्राप्ति का वर्णन नहीं किया है। तो संख्या, बल, काल, विकल्प और विधि, ये विधि चरक की स्पेशल है। नेक्स्ट देखिए, हेमंत ऋतु में संचित कफ सूर्य की किरणों से ऊष्मा से द्रवित होकर
बसंत ऋतु में कफट व्याधियों को करता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें किस प्रकार की निदान है? तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो व्यंजक निदान है। हाँ सॉरी, ये 23 वाला क्वेश्चन दोबारा देखें। हाँ गलत बता दिया मैंने। 200 की अंशांश कल्पना करना, ये विकल्प संप्राप्ति है। विधि संप्राप्ति चरक ने इस अलग बताया है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग मेरा अलग चला था। विधि संप्राप्ति जो है ये चरक ने वर्णन किया है 6 प्रकार की संप्राप्ति का, लेकिन अंशांश कल्पना का मतलब होता है 200 के जो गुण हैं, जैसे रूक्ष, शीत, लघु, इन गुणों के आधार पर चिकित्सा करना विकल्प संप्राप्ति या अंशांश कल्पना कहलाता है। तो 23 का ऑप्शन डी सही है, ना कि ए। क्वेश्चन नंबर 24 में व्यंजक हेतु होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, पूर्व रूप की उत्पत्ति किस क्रियाकाल में होती है? तो पूर्व रूप की उत्पत्ति स्थान संश्रय क्रियाकाल में होती है। स्थान संश्रय, और स्थान संश्रय जो होता है वो चतुर्थ क्रियाकाल में होता है। स्थान संश्रय अवस्था में दोष दूष समूर्छना होती है, और दोष दूष समूर्छना के फलस्वरूप पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। तो पूर्व रूप भी 2 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट पूर्व रूप और सामान्य पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप दोष दूष समूर्छना के पहले उत्पन्न होते हैं और विशिष्ट बाद में। इसी स्थान संश्रय अवस्था में खा वैगुण, यानी कि खाली स्थान की जो विगुणता होती है, जहां पर दोष आकर धातुओं को दूषित करते हैं, तो खा वैगुण भी स्थान संश्रय अवस्था में होता है। तो ये चतुर्थ क्रियाकाल है। नेक्स्ट, निरअवयव किस संप्राप्ति का लक्षण है? निरअवयव का मतलब होता है जिसको और ज्यादा ना बांटा जा सके। तो विधि संप्राप्ति में तो और जैसे मैंने कहा गुल्म के 5 भेद होते हैं, तो गुल्म के 5 भेद कहकर यानी कि निरअवयव, इसके आगे हम कुछ नहीं बता रहे हैं, तो ये संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही है। जब हम ये कहें कि गुल्म के 5 भेद वात पित्त कफ, उनके नाम बताने लगे, तो वो विधि संप्राप्ति हो जाती है। तो निरअवयव ये संख्या संप्राप्ति का लक्षण है। नेक्स्ट, हनवो प्रसिद्ध किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो ये ज्वर का पूर्व रूप है हनवो प्रसिद्ध। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, प्रेस्य उपकरण अभाव किस अध्याय में वर्णित? प्रेस्य उपकरण यानी कि कोई चिकित्सक है, उसके पास चिकित्सा करने के उपकरणों का अभाव है, तो वो रोग असाध्य हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और ये श्लोक चरक निदान स्थान रक्तपित्त निदान स्थान 2 रक्तपित्त निदान का है। नेक्स्ट, युगपदेव केवले शरीरम किस ज्वर का लक्षण है? युगपदेव मतलब एक साथ संपूर्ण शरीर में ज्वर की उत्पत्ति होना, ये पित्तज और कफज ज्वर का लक्षण होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, कोरदूस और गंडीर ये रक्त पित्त के पथ्य भी हैं और अपथ्य भी हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, रक्त पित्त का भेद नहीं है, तो ऊर्ध्वक, अधोग और उभयक ये 3 भेद होते हैं। ऊर्ध्वक, अधोग और उभयक। तिर्यक भेद नहीं होता है। ऑप्शन सी से तिर्यक में, कामला वगैरह में तिर्यक भेद होते हैं। नेक्स्ट देखें, गुण पादस से भूतानाम एवं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो गुण पादस, गुण पाद का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 गुणों का क्षय हो जाता है। भूतानाम मतलब प्राणियों के गुणों का 1/4 भाग क्षय कब हो जाता है? जब एक युग समाप्त होता है। युग समाप्त होने पर, यानी कि यहाँ गुण का मतलब आयु से है। तो जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर,
और कलयुग। तो सतयुग में आयु 400 वर्ष थी, फिर उसके बाद 100 वर्ष कम हो गई। अब कलयुग में आयु 100 वर्ष की बची है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लोकः प्रलीते, लोका प्रलीते मतलब इस संसार में प्रलय आ जाएगा जब 1/4 भाग जो गुण है। जैसे जब कलयुग की आयु पूरी समाप्त हो जाएगी तो कलयुग में जो 100 वर्ष की आयु है ये भी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, तब प्रलय आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, त्रेता युग में क्वेश्चन पूछ ही लिया, त्रेता युग में मनुष्यों की आयु कितनी थी? तो त्रेता युग में 300 वर्ष, सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता युग में 300, द्वापर में 200 और द्वापर, द्वा से 200 और कलयुग में 100 वर्ष। नेक्स्ट, कर्म किंचित किंचित काले विपाके किस अध्याय का संदर्भ है? तो ये चरक विमान स्थान 3 का है। कर्म किंचित किंचित काले विपाक, कर्म का संचय होता है फिर उसके बाद में उसका फल मिलता है। चरक विमान 3। नेक्स्ट, त्रिविध ज्ञान संग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि युक्ति जो है त्रिविध ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चरकानुसार कफज कृमि है। तो चरक के अनुसार कफज कृमि, तो लेहिलक, सौशूलक ये तो पुरीसज है। सौसुराद, दर्भ पुष्प, तो दर्भ पुष्प जो है ये कफज होता है, सौसुराद रक्तज होता है। नहीं, लेहिलक, सशूलक, सौसुराद, पुरीसज कृमि। नेक्स्ट उसके आगे देखें तो यहाँ ऑप्शन दर्भ पुष्प है। ये कृमि चिकित्सा का सही क्रम क्या है? तो कृमि चिकित्सा में सबसे पहले अपकर्षण करते हैं, फिर प्रकृति विघात, फिर निदान परिवर्जन। तो ऑप्शन बी सही है, प्रकर्षण। तो सबसे पहले कृमि को खींच कर लाते हैं, उसके बाद जहां पर वो रहता है उसके नेटिव प्लेस को गड़बड़ कर देते हैं, उसको प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। जबकि अन्य चिकित्सा में सबसे पहले निदान परिवर्जन करते हैं। नेक्स्ट, आम दोष नाशक चिकित्सा किस स्रोतस की दृष्टि में करते हैं? तो आम दोष में दो चीजें कंफ्यूजन है, एक अन्न वाला, एक पुरुष वाला। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ से अन्न और आ से आम दोष नाशक, तो ये ऑप्शन डी सही। वैसे पुरुष वह में अतिसार नाशक चिकित्सा करते हैं, वो भी आ से ही है, लेकिन पुरुष और अतिसार, अतिसार में क्या बाहर आता है? तो पुरुष बाहर आता है, इसलिए अतिसार नाशक चिकित्सा पुरुष व स्रोतस में और आम दोष नाशक चिकित्सा अन्न व स्रोतस में। नेक्स्ट, विनिमन किस स्रोतो दृष्टि के लक्षण में मिलता है? तो विनिमन, मोहन ये सब प्राण व स्रोतस दृष्टि में मिलता है। नेक्स्ट, शुक्र व स्रोतस का मूल नहीं है अष्टांग संग्रह के अनुसार। वृषण, मेढ, स्तन और मज्जा। तो अष्टांग संग्रह ने मेढ को नहीं बताया, बाकी वृषण, स्तन और मज्जा बताया है, जबकि चरक ने वृषण और मेढ को बताया है। नेक्स्ट, गंडूपद कृमि नाशक द्रव्य है। तो गंडूपद कृमि नाशक द्रव्य कौन सा है? तो 4 पलगुंडे इंद्र परिवार पर विडंग डालते हैं। तो 4 चौलाई और गुंडे से गंडूपद, इंद्र परिवार में पारिभद्र और इंद्रयोग, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा, इंद्रयोग। नेक्स्ट, स्नायु रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? एक होता है स्नायु कृमि, तो स्नायु कृमि, और दूसरा होता है स्नायु रोग। तो स्नायु रोग का वर्णन सर्वप्रथम ब्रह्ममाधव ने किया है। यहीं लिख लें कि स्नायु कृमि का जो वर्णन है वो सारंगधर ने किया है। स्नायु कृमि का वर्णन सारंगधर ने किया है। नेक्स्ट, सप्तक गण के अंतर्गत नहीं आता है। तो सप्तक गण ये कृमि से संबंधित है और इसमें
कृमि का किस प्रकार से कृमि उत्पन्न होता है, तो उसका समुत्थान क्या है, निदान क्या है। तो हेतु, सबसे पहले कृमि का हेतु क्या है, उसके बाद में फिर उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, समुत्थान, फिर उसका संस्थान, संस्थान मतलब उस कृमि की आकृति क्या है। तो हेतु, समुत्थान, संस्थान, वर्ण, उसका वर्ण कैसा होता है, उसकी चिकित्सा कैसे होती है। ये जो 7 चीजें होती हैं ये सप्तक गण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर संशोधन आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में ये नहीं आता है। चिकित्सा के अंतर्गत ये आ सकता है लेकिन संशोधन नहीं। नेक्स्ट, आर्तव है स्रोतस की वृद्धि का लक्षण नहीं है, तो BAMS, बी फॉर बंध्या, आर्तव है स्रोतस से बंध्या हो जाएगी। और उसके बाद में मैथुन असहिष्णुता, ये भी सही है। और ए से आर्तोनास, ये भी सही है। नपुंसकता आर्तोनास से नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मधुर स्कंद में आने वाला द्रव्य है, तो मधुर स्कंद में तामल की आती है, तामल की सही है। इस बार ये मधुर एक स्कंद का क्वेश्चन एमओसीएस में आया था, मैंने बताया भी था, इसको पढ़ लेना। उसमें ऑप्शन पिपली शायद सही थी कि कटु स्कंद वाला आया था कि कौन सा द्रव्य है या नहीं है, ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, मेधा किस प्रकार का सार है, तो बुद्धि, मेधा जो है ये रक्त सार पुरुष का लक्षण होता है। नेक्स्ट, द्वंद्व सूखा किस प्रकृति का लक्षण है, द्वंद्व सूखा बहुत खाने वाला, तो सिंपल सी बात है, जो पित्त प्रकृति वाला होगा बहुत खाएगा, तो ये द्वंद्व सूखा। नेक्स्ट, कफ प्रकृति के पुरुष के किस गुण के कारण उसके अंग पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं, तो कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है सांद्र गुण के कारण से उसके अंग पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, 10 विध परीक्ष भाव में अनुबंध का चिकित्सा शास्त्र में क्या प्रयोग है, तो अनुबंध से क्या मिलती है, आयु की प्राप्ति होती है, और इससे अनुबंध से आयु। नेक्स्ट, पराजय प्राप्ति, तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपका इस बार पूछा गया था, पराजय प्राप्ति। कई लोगों को याद आ रहा होगा, जिनका गलत हो गया होगा तो वो लोग अगर केवल टेस्ट ही सही से ढंग से रिवाइज करते तो ये क्वेश्चन जिनका 1 नंबर से रुका है और ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो उनके लिए तो बहुत ही दुखद बात रही होगी। तो निग्रह स्थान, पराजय प्राप्ति, ये एमओसीएस में पूछा भी गया था इस बार। नेक्स्ट देखें, यदि किसी विषय का प्रकरण चल रहा हो, उसी से संबंधित अन्य प्रकरण का कहा जाना किस प्रकार का सिद्धांत होता है, तो कोई प्रकरण अगर चल रहा है तो दूसरा कोई प्रकरण वहां पर अगर आप कर रहे हैं तो अधिकरण, जैसे पुरुष नित्य है और वहीं पर बता दिया जाए आत्मा नित्य है, तो ये दूसरे प्रकरण को बता दिया जाए तो वही अधिकरण है। नेक्स्ट, वाद मार्ग के 44 होते हैं भेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भाव प्रकाश के अनुसार औपसर्गिक रोग है, तो भाव प्रकाश ने औपसर्गिक रोग, प्रतिश्चाय, श्वास, मसूरिका को तो डलहर ने बताया है और भूतोन्माद को औपसर्गिक रोग के अंतर्गत भाव प्रकाश ने बताया है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ थायराइड फीवर, तो थायराइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का लगभग होता है, 14 डेज। नेक्स्ट, किस व्याधि के पूर्व रूप में स्वप्न में मानसिक लक्षणों का वैषम्य मिलता है, तो वो व्याधि राजक्षमा है, जहां पर स्वप्न में मानसिक लक्षणों का वैषम्य मिलता है। नेक्स्ट, काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण से 4 भेद होते हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और पेल्सीपेरम, तो ये प्लाज्मोडियम है, अमीबा का एक भेद है, ना कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, तूषणी भाव किसका लक्षण है, तो तूषणी भाव एकदम शांत होके बैठा रहना, तूषणी भाव, तो ये कफज उन्माद का लक्षण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निदान अर्थक रोगों का उदाहरण नहीं है, तो ज्वर से रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर, ये तो है, ऑप्शन ठीक है।
प्लीहा से उदर रोग से शोथ, ये भी प्लीहा से उदर रोग और उदर रोग से शोथ, ये भी ठीक है। अर्श से अतिसार, अतिसार से ग्रहणी, ये भी ठीक है। ये चरक चिकित्सा 15 में बताया गया है। बाकी ये दोनों जो है चरक निदान 8 में बताए गए हैं। लास्ट में प्रतिशय से काश, काश से रक्षित, ये निदान अर्थक रोगों का वर्णन नहीं बताया गया है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, किस उन्माद का आने का काल अनिश्चित होता है? तो जो आगंतुक उन्माद होते हैं उनका आने का काल अनिश्चित होता है, कि भूत आपके शरीर में कब प्रवेश करेंगे ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट, प्रज्ञापराधात संभूते व्याधो कर्मजना आत्मना किस अध्याय में वर्णित है? तो प्रज्ञा अपराध के कारण से व्याधियों का ये चरक निदान स्थान 7 में वर्णित है। नेक्स्ट, तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, ये किस व्याधि का पूर्व रूप? तो उस व्यक्ति को लगेगा जैसे तेल जो होता है, तिल का तेल, उसको पेराई करने वाला चक्र, मतलब जो, क्योंकि पहले तेल की जो पेराई होती थी वो आपने देखा होगा कच्ची धान घानी लिखा होता है। कच्ची घानी कैसे निकालते हैं? कच्ची सरसों को बैल जो है चारों तरफ से घूमता रहता है, उससे तेल निकालते हैं। तो तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम है, उसको, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे उसको जो है तेल के कोल्हू वाले उसमें जो है उसकी पेराई हो रही है, तो ये उन्माद का पूर्व रूप है। नेक्स्ट, वाग्भट ने रोगराट किसे कहा है? तो राजक्षमा को वाग्भट ने कहा है और सुश्रुत ने कहा है, जबकि रोगराट चरक ने ज्वर को कहा है। नेक्स्ट, जलपति व अतिमात्रम किस प्रकार के राजक्षमा का निदान है? जलपति बहुत ज्यादा बोलना, अतिमात्रा में तैरना, तो बहुत ज्यादा जो जल मतलब बोलते हैं तो साहस, अपनी शक्ति से ज्यादा कार्य करते हैं, तो साहस जन राजक्षमा का निदान है। नेक्स्ट, रस का स्थान क्या होता है? तो यकृत, प्लीहा, बोध, हृदय। तो यकृत और प्लीहा रक्त का स्थान है, हृदय जो होता है वो रस का स्थान है। नेक्स्ट, आहारस्य परम धामम तद रक्ष आत्मनः, तो आहार का जो परम धाम है वो अंत में आहार रस से शुक्र धातु बनती है, तो आहार परम धाम शुक्र है, तो इसका यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, नहीं तो फिर 6 जन राजक्षमा हो जाता है। नेक्स्ट, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, ये किस व्याधि के उपद्रव है? तो ये कुष्ठ वाले चैप्टर में भी है, प्रमेह वाले में भी है और रक्त व्याधि, ये तीनों के उपद्रव है। ऑप्शन ऑल सही है। नेक्स्ट, अलाबु पुष्प संकासनी लक्षण किस कुष्ठ का है? तो अलाबु के समान जो कुष्ठ हो जाता है तो ये सिद्ध कुष्ठ का लक्षण है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, रिस जिह्वा कुष्ठ में दोष क्या होते हैं? तो इसको याद भी कराया था मैंने कि ऊपर से याद करें, काम आरपी सिंह का, KAM, उसके अंदर आरपी सिंह का, और इसके बाद में फिर वात पित्त, फिर कफ, फिर वात पित्त, फिर पित्त कफ, फिर उसके बाद में वात कफ और लास्ट में सन्निपातज। तो इस तरह से एक क्रम था। तो यहाँ ऋष जिह्वा पूछा है, तो ऋष जिह्वा में आर से ऋष जिह्वा, और ये वात पित्त ऑप्शन ए सही है, 68 का ए। नेक्स्ट, कायेश छिद्रेशु उपदेहा, तो ये प्रमेह और कुष्ठ दोनों का पूर्व रूप है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, बार बार छर्दी का होना किस व्याधि का पूर्व रूप होता है? तो आभिक्षण, बार बार छर्दी का होना, तो ये रक्तपित्त का पूर्व रूप है। नेक्स्ट, ग्रद्ध उपवाहयेषु स्नान चक्रमण विषम किस अध्याय में वर्णित?
तो जो व्यक्ति गृध्य व भेषु, जो व्यक्ति स्नान मतलब नहाता धोता नहीं है, चक्रमण टहलता नहीं है, तो उस व्यक्ति के जैसे गिद्ध जो होता है, कहीं पर भी कोई पक्षी उड़ जाए लेकिन लौट के वो अपने घोंसले में ही वापस आता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें प्रमेह रोग जो है उससे बार बार हो जाता है। तो ये प्रमेह वाले निदान का है, तो चरक निदान स्थान 4। नेक्स्ट, कसाय मधुर पांडु किस प्रमेह का लक्षण है? तो कसाय वर्ण का मूत्र आना और मधुर वर्ण का मधुर रस का मूत्र आना, ये पांडु वर्ण का ये मधुमेह के लक्षण है। नेक्स्ट, चास पक्षी निभम, चास पक्ष बोलते हैं जो है। तो अगर आपको चास पक्षी का केवल मतलब पता हो तो ये क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएगा। तो चास पक्षी मतलब नीलकंठ, और नील में ही इसका लक्षण मिलेगा, तो ऑप्शन बी सही है। तो अभी तक आपने सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, अगर संस्कृत के वर्ड का मतलब पता हो तो शायद आपके 70-80% क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, तंतुबद्ध मूत्र किस प्रमेय में? अब जैसे तंतुबद्ध, अब तंतुबद्ध का मतलब जैसे आप अभी अपनी लार टपका के देखो, जब आप अपनी लार टपकाओगे तो वो कैसे एक धागे के रूप में नीचे आते, तो उसी को तो तंतुबद्ध कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखें, लार वाला कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अलाल में, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रमेह का दूध से नहीं है, तो प्रमेह के 10 दूध से होते हैं जिसमें 6 धातुएं होती हैं, अस्थि धातु नहीं होती, तो इसमें ऑप्शन में अस्थि ही सही होगा। नेक्स्ट, अतिवृत्त पुरीसिता किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो अतिवृत्त पुरीसिता, इसको मैंने बताया था, ये उदावर्त के लिए कहा गया है, उदावर्त। तो ये ग्रहण गुल्म का पूर्व रूप है, तो गुल्म का पूर्व रूप उदावर्त होता है और उन्माद का पूर्व रूप उदर्त होता है। नेक्स्ट, कौन सा गुल्म बस्ती स्थान में नहीं होता है? तो इनको स्पेशली बता दिया गया कि पैतृक गुल जो होता है और कफज गुल्म, ये बस्ती स्थान में नहीं होते, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगर ऑप्शन बी में कफ होता और बोथ होता तो बोथ सही होता है, वात वाला गुल्म बस्ती में होता है। नेक्स्ट देखें, ब्रग्न रोग किस गुल्म का लक्षण है? तो ब्रग्न मतलब वृद्धि रोग, ये वातज गुल्म का लक्षण होता है, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट, सर्व अपचार सह किस अग्नि का लक्षण है? तो जो सभी चीजों जो खाए वो सबको पचा डाले, सर्व अपचार सह, तो ये तो तीक्ष्ण अग्नि का लक्षण है, ऑप्शन डी, जो खाओ वो सब सहन कर ले जाए। नेक्स्ट उसके आगे देखें, भेदता ही वेद भेद अन्यथा भिन्नति, ये किस अध्याय में वर्णित है? तो जो भेदता ही भेद अन्यथा, जो सभी प्रकार की व्याधियों को भेद वगैरह को जानते हो, तो ये चरक विमान स्थान 6 का है। नेक्स्ट, 10 रोगानिक व्याधि विभाजन के अंतर्गत कौन सा विभाजन नहीं किया गया है? तो इसमें साध्य असाध्य ये है, राजस तामस ये नहीं है, शारीरिक और मानसिक है इसके स्थान पर, आमाशय पक्वाशय है, मृदु दारुण भी है। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इस्कीमिया में किस प्रकार की स्रोतों दृष्टि होती है? क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन को आयुर्वेद में संघ कहा गया है, तो यहाँ पर संघ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भुक्त्वा च सुपताम दिवा किस स्रोतो दृष्टि का निदान है? तो भुक्त्वा मतलब खा के, सुपता मतलब सो जाए, तो दिन में कोई खाना खाए और खाने के तुरंत सो जाए, तो ये मांस व स्रोतो दृष्टि का निदान है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, स्रोतस का पर्याय नहीं है, तो पथ मार्ग निकेत ये सभी के सभी स्रोतस के पर्याय हैं, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नन सही होगा, डी वाला। नेक्स्ट, अस्थि व स्रोतस का मूल क्या है?
चरक के अनुसार। तो चरक ने अस्थि व स्रोतस का मूल, मेद और जघन बताया है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी नहीं सही है। और ये लिख रहे सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस बताया ही नहीं है, अस्थि स्वेद मज्जा नहीं बताया है। नेक्स्ट, विरुद्धानाम च सेवनात्, तो विरुद्ध आहार का सेवन करना ये किस प्रकार की स्रोतस दृष्टि का कारण है? तो विरुद्धानाम च सेवनम ये मज्जा दृष्टि का कारण है, मज्जा व स्रोतस। नेक्स्ट, व्याधि उपसय अनुसाभ्याम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ऐसी व्याधि जिनके गूढ़ लिंग मतलब जिनके लक्षण कंफ्यूजिंग वाले हों, जिनमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ना बता पाए कि ये कौन से है, तो ऐसे व्याधियों में हम उपसय और अनुपसय से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, परीक्षा करते हैं। तो जैसे आमवात और वातरक्त, आमवात और वातरक्त या संधिवात में देखें तो अगर स्नेह का प्रयोग कराएं तो स्नेह से आम बढ़ेगा, तो उसका सूल और बढ़ जाएगा, जबकि संधिवात में स्नेहन से उसको आराम मिल जाएगा। तो दोनों के सिम्टम कंफ्यूजिंग थे, पेन सिम्टम, जॉइंट पेन सिम्टम कॉमन था। तो ऐसी कंडीशन में हमने उसको उपसे वो चीजें होती हैं जो उसके लिए अच्छी हो, जैसे संधिवात में तेल वगैरह का प्रयोग, मालिश वगैरह, क्योंकि वहां वायु बड़ी होती है तो वहां फायदेमंद होता है, तो वो उपसय हो गया। जबकि आमवात के लिए अनुपसय हो गया, तो गूढ़ लिंग व्याधि उपसय अनुसाभ्याम। नेक्स्ट, जलपक के गुण नहीं है, तो जलपक के 5 गुण होते हैं, जिसमें से श्रुत, विज्ञान, वचन शक्ति ये सब है। अनरत, अनरत का मतलब होता है झूठ, अनरत का मतलब झूठ, तो झूठ नहीं बोलता है जलपक, तो ये वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अहेतु के भेद हैं, तो अहेतु में 3 शब्द हैं, इसीलिए अहेतु के 3 भेद हैं। नेक्स्ट, चतुष्पाद भेषजम किस प्रकार का समय है, तो चारों पाद औषधियां ये सब सम अवस्था में है, तो इसका मतलब ये आयुर्वेदिक समय की बात कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुष्प कला अभिधानम ये क्या है, तो पुष्प कला अभिधानम ये शास्त्र का लक्षण है, शास्त्र का दोष नहीं होता है। पुष्प कला विधानम मतलब सारी चीजें जो व्यवस्थित लिखी जाती हैं शास्त्र में, वही है पुष्प कला विधानम। नेक्स्ट, उष्णांशु संकासा, उष्णांशु कहते हैं ऊन को, तो ऊन सफेद वाला जो ऊन होता है उसकी तरह कौन से कृमि होते हैं जो पेट से कीड़े निकलते हैं, पुरीसज कृमि, तो वो उष्णांशु ऊन के समान होते हैं, तो ये पुरीसज कृमि है। नेक्स्ट, रक्तज कृमि का वर्ण किस प्रकार का होता है, तो रक्तज कृमि जो होते हैं वो ताम्र वर्ण के होते हैं। नेक्स्ट, सौम्या नाम च सर्वभाव इति किस प्रकृति पुरुष के लिए करना चाहिए, तो सभी, सर्वभाव मतलब सभी भाव में, सौम्य मतलब शीतल चीजों का सेवन कराना चाहिए, तो वात में शीतल चीजें सेवन कराओगे तो वायु बढ़ जाएगी, पित्त में ये फायदा करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन पित्त सही है, क्योंकि कफ भी बढ़ जाएगा, तो 94 का बी सही है। नेक्स्ट, स्तन्याशय का सर्वप्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो स्तन्याशय का सर्वप्रथम वर्णन सारंगधर ने किया है, जबकि स्तन व स्रोतस का वर्णन तो सुश्रुत ने भी किया है, स्तन स्रोतस के रूप में बताया है बाह्य स्रोतस में। नेक्स्ट, मध्य दोष बल में, तो जो भी पीछे हम लोगों ने उपमा पढ़ी थी, मध्य दोष बल में हम लोग लंघन पाचन ही करते हैं। नेक्स्ट, जीर्ण लक्षण अपेक्षा किसका लक्षण है, तो जीर्ण मतलब पहले का खाया हुआ खाना पच जाए उसके बाद में दूसरा भोजन करते हैं, तो ये उपयोग संस्था यानी कि खाने के जो नियम है उसके अंतर्गत आता है उपयोग संस्था। जीर्ण लक्षण अपेक्ष पहले का खाना हुआ पच गया हो। नेक्स्ट, क्षार के अधिक प्रयोग से क्या हो सकता है, तो अंधता, नपुंसकता, हृदय रोग तीनों हो सकते हैं। और
बृहद तंत्र प्रदीप के लेखक कौन है? तो ये नरदत्त। वेदांग सार के लेखक जाजल मुनि, ऑप्शन ए सही है। तो ये चरक निदान और विमान, इन दोनों का टेस्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट एक शायद चरक इंद्रिय और शारीर का होगा, तो उसका डिस्कशन उस दिन किया जाएगा।